जय हिंद एवरीवन। आई रियली वेलकम यू ऑल फॉर द थर्ड सेशन ऑफ फिजिक्स, जो कि हम कंप्लीट सेशन यहाँ पर ले रहे हैं, जिसमें पूरे के पूरे अभी तक ऑप्टिक्स के जितने भी सवाल हैं वो मैंने आपको एक ही सेशन में कंप्लीट करवा दिए हैं। मैकेनिक्स के जितने भी सवाल हैं वो भी मैंने एक ही सेशन में पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। सारी चीजें मतलब जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप एनडीए एग्जाम देखोगे, यदि पर्टिकुलरली फिजिक्स की बात करें, तो यहाँ पर यदि आप बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़कर जा रहे हो, मतलब कि आप कोई ना कोई बहुत बड़ी चीज छोड़कर जा रहे हो, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सेक्शन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जीईटी में यदि सबसे ज्यादा सवाल रिपीट होते हैं तो वो होते हैं फिजिक्स से। एनडीए के मतलब एनडीए का पेपर जब आप देखोगे, इतने सारे यदि सवाल भी नहीं तो कंसेप्ट रिपीट होने का हद मतलब इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। बाकी कंपैरेटिवली टू अदर इसमें बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ पर जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट्स हैं, वो तो पक्की बात है, वो तो रिवाइज मतलब वापस से रिपीट होना है। और कई बार मतलब मैंने देखा है कि एग्जैक्ट सेम सवाल भी यहाँ पर रिपीट हो जाता है। इन द सेम मैनर हम लोग सारे प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर इसके करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये जितना भी जो पूरा सेशन है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो कि आपने अपने सिर के ऊपर बर्डन बनाकर रखा है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन आपको बर्डन लगता है, सारी की सारी चीजें यहाँ पर हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, एक एक प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो भी कंसेप्ट लग रहा होगा मैं सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करवा रहा हूँ। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। किसी भी तरीके से हमको पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के प्रीवियस क्वेश्चन करना है, आखिरी तक बने रहना है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंडिया 1 2024, मतलब इंडिया 1 मतलब अब टॉपिक वाइज करते हैं इसमें। अब जनरली क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में ज्यादा डाउट आ रहा था, तो मैंने क्या सीधे क्वेश्चन नहीं लिए, रैंडम क्वेश्चन नहीं लिए। हियर आई हैव टेकन द क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, सो वी विल बी डिस्ट्रॉइंग द क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, सो इट विल बी इन योर फेवर। सारी चीजें बहुत इजीली आपको समझ में आएगी, उतना चैलेंजिंग आपके लिए होगा नहीं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर पहले देखो, यहां पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहां पर क्या बोल रहा है, इफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवाट। यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, पोटेंशियल कितने का दे रखा है, हियर यू आर गिवन विद द पोटेंशियल 1 किलोवोल्ट, इतना पोटेंशियल है। अब बोल रहा है देन द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एनर्जी उसने कितना गेन करा है आपको ये बताना है, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर तीन हिंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। हिंट क्या होते हैं, जो जो चीजें आपको गिवन होती है उनकी तरफ देखा करो। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा है और पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर हमको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए और पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। देखो बेसिकली चार्ज क्या होता है, एक ऐसी फिजिकल एंटिटी होती है जो कि काय की वजह से डेवलप होती है, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव चार्ज, यदि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको प्रोटॉन बोलते हैं। अब यहां पर यह रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज का मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना चार्ज उसमें प्रेजेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने, जो मेरी फॉर्मूला सीरीज थी जो कि अब खत्म हो चुकी है क्योंकि कंप्लीट चीजें मैंने वहां पर करवा रखी। 4 फॉर्मूला सीरीज यूट्यूब के ऊपर आई थी, 5 से 10 मिनट का वीडियो था, 4 जाना वो जाकर देख लेना, सारे फॉर्मूले वहां पर कवर करवाए। अब यहां पर यदि इसमें फॉर्मूला बताया था, यहां पर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स और एन प्रोटॉन, तो एक चार्ज में कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितने में आपको चाहिए, एन मल्टीप्लाई बाई ई। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो यहां पर आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक तो हमको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का क्या पता है, Q इज इक्वल टू एन। ओके, ये हमको पता है। अब एक चीज ध्यान से देखना, एनर्जी की बात चल रही है, अब यहां पर पोटेंशियल की भी बात चल रही है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है आपको, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में कितना वर्क डन हुआ उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी, ये जो वर्क डन है इसको आप एनर्जी भी तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो यहां पर ये एनर्जी है, ये V इंटू क्यू हो जाएगा। यहां पर पोटेंशियल कितना दे रखा है, यहां पर पोटेंशियल दे रखा है 1 मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻16 सॉरी -19 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है, बिल्कुल सर। अब यहां पर तुमको क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर यहाँ माइनस क्यों नहीं है, एक भी ऑप्शन में माइनस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया। अब इतना करेंगे मोस्टली लोग, और यहाँ पर उनका ये जो क्वेश्चन है ये गलत हो जाएगा। अब इसके गलत होने का रीजन पता क्या है, इसके गलत होने का रीजन ये है कि आपने 1 से मल्टीप्लाई करा। कभी भी यहाँ पर यूनिट डाल रहे हो तो दे मस्ट बी इन एसआई यूनिट। यहाँ पर 1 किलो वोल्ट में कितने वोल्ट होंगे, 10⁻³ वोल्ट होंगे, तो आप इसको 10⁻³ लिखो, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। तो ये कितना हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16 कूलम। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एब्सोल्युटली फाइन, ये सही होगा। ठीक है, बढ़िया कंसेप्ट था, आपको चार्ज के बारे में भी पता चल गया है, ये क्वेश्चन भी आपने 4 दिया है और सारे कंसेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो गए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कुछ सवाल आने वाले हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक करंट। करंट को डिनोट करते हैं Q अपॉन T, मतलब कि चार्ज अपॉन टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। अब यहां पर एक चीज देखना,
ये क्या होता है, आपने क्यू क्या पढ़ा है, क्यू आप ऊपर पढ़ के आए हो एन ई के बराबर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, आई इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई ई अपॉन टी, ये भी लिख सकते हो बिल्कुल। एसआई यूनिट है एम्पियर, ये टेंसर को मतलब टेंसर है बट स्केलर यूनिट है, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती। अब यहाँ पर 1 मिली एम्पियर, ये याद रखना 1 मिली एम्पियर जो होता है ना, ये 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है ये होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल होता है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर अपन लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ND1 2024 का। यहां पर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल मशीन रनिंग एंड डायरेक्ट करंट इज 15 एम्पियर। मेरे को कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन से क्या कह रहा है कैसा, क्या मेरे को गिवन क्या है वो देख रहा हूं मैं। मेरे को भाई गिवन है, यहाँ पर करंट की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर 15 एम्पियर करंट की वैल्यू दी हुई है। अब बोल रही है कि द मशीन रन्स फॉर 10 मिनट्स। अब यहाँ पर टाइम भी मेरे को गिवन है कि 10 मिनट तक भाई वो मशीन चल रही। तो अब यहां पर मैंने बताया, अब वो पूछ रहा है कि चार्ज कितना, मतलब क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। मेरे को पता है कि कभी भी मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा, सो दे मस्ट बी इन द एसआई यूनिट, सो टाइम मस्ट बी इन द सेकंड। तो 10 का यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल सर, 600 सेकंड। वी नो इट वेरी वेल, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू क्यू के बराबर आ जाएगा। तो आई मल्टीप्लाई बाय टी 15 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 600, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 जा 30, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 00, दैट इज 9000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया है, समझ में आया। अब ये ND1 2024 में पूछा हुआ है। मैं मान रहा हूं कि जो 22-23 सवाल फिजिक्स के आए थे उसमें से 3 सवाल कठिन थे, 3-4 सवाल थोड़े कठिन थे, बिल्कुल मैं मानता हूं, आई एक्सेप्ट, ठीक है। मैं कभी भी स्टूडेंट के साथ ऐसे झूठ वगैरह नहीं बोलता हूं, ठीक है। बी ऑनेस्ट, आई टेंड टू बी वेरी ऑनेस्ट टू माई स्टूडेंट्स। 3-4 सवाल ऐसे थे जो कि कॉन्फिडेंस को स्ट्राइक करने वाले सवाल थे, मगर यदि वो 3-4 सवाल को हटा दोगे, हटा दो 3-4 सवाल को, तो 18 सवाल भी तो आपके बचे हुए थे ना। चलो बाकी फिर केमिस्ट्री तो पूरी इजी आ रखी थी, पूरी केमिस्ट्री इजी थी, जो बता रखा था वही का वही केमिस्ट्री आई थी। बायो के 2-1 सवाल कठिन थे, मगर रिमेनिंग सवाल तो आपको जो बता रखे थे वही आए थे। तो ये चीजें क्या है, देखो जीएटी का पेपर, जो जीएटी का पेपर है, इट इज ऑल अबाउट द बैलेंस, हाउ बैलेंस यू, हाउ वेल यू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्या बोल रहा है कि अगेन आपको करंट गिवन है, तो I इज इक्वल टू यहां पर आपको 0.6 एम्पियर गिवन है बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स दे रखा है, इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको चार्ज वही वापस से सेम कहानी, यहां पर आपको क्या चार्ज फाइंड करना है। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, ये कितना हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 600, ये 600 हो जाएगा। यहां पर ये 10 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 360 कूलम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़िया, समझ में आ गया होगा, इतने इजी सवाल पूछ रहे हैं NDA 2022 में। अब यहां पर देखो, ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको करंट गिवन है, दैट इज 1 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम गिवन है कितना, 10 मिनट्स, मतलब कि 10 इंटू 60 सेकंड्स आपको गिवन है। अब आपको क्या चार्ज फाइंड करना है, सेम चीज IT कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 600 कूलम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी चीज है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा मतलब बढ़िया लगा भाई, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। दिस इज नॉट अ प्रीवियस क्वेश्चन, मगर फिर भी देख लो, आपको करंट कितना दे रखा है, आई यू आर गिवन विद 150 मिली एम्पियर, ठीक है, और आपको टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 20 मिनट। अब पूछ रहा है चार्ज कितना होगा, सर इसमें भी वही करना है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, हाँ जी वही करना है, बट लिसन टू मी केयरफुली जेंटलमैन। एक ऑप्शन ऐसा भी गिवन होगा जिसमें आपके क्या होगा 300 इसका आंसर होगा, मगर नहीं है 300 आंसर, क्यों, मोस्टली लोग क्या करेंगे 150 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट दिस थिंग यू हैव टू अवॉइड। सो व्हाट यू गोना डू, आपको क्या करना है, 50 से मल्टीप्लाई करना है, इसको एम्पियर में चेंज करना है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, ये हो गया। एंड 2 मिनट में कितने सेकंड होता है, 120 सेकंड्स। नाउ व्हाट यू गोटा डू, यहां पर आपको करना है 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10। मैंने कुछ नहीं करा, ये 150 को 15 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दिया और 120 को 12 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय ये 1 2 3 को एक साथ सॉल्व कर दूं, बिल्कुल ये कितना हो जाएगा, 10 बचेगा बस, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, क्यों, क्योंकि पावर प्लस होंगी, -3 + 2 -1, तो ये कितना जाएगा आंसर, 1.5 कूलम आ जाएगा। बिल्कुल मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके। अब यहां पर देखो पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल के सवाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मगर एक बार पोटेंशियल देख लो कि होता क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पोटेंशियल में बता रहा हूं आपको, है ना, सिर्फ मेरा काम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, आपको जो कंसेप्ट यहां पर देखो, यदि मतलब स्टूडेंट पूछते हैं ना, स्टूडेंट मेरे से क्लियरली पूछते हैं कि भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी अगेन, आई एम टेलिंग यू, मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, जितनी भी टॉपिक ट्रेंडिंग है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब भैया ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में कैसे पता चलेगा, मेरे भाई ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में पता चलता है प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करके।
अब जितने भी, अब देखो जैसे कि आई एम नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी एजुकेटर, ऐसे नहीं बताया कि इसका आंसर ये है लगा लो, इसका आंसर ये, मैंने उसका कंसेप्ट भी सिखाया। वाई? बिकॉज वही तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसी की हाई प्रोबेबिलिटी आने वाले एग्जाम में वो आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन जो टफ डल जाते हैं वो तो उसको कितना भी सर पैर मार लो, उसका कोई कुछ नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या सीन है कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके सर ये पॉजिटिव चार्ज है, उसको एक पॉइंट से इंफिनिटी तक जाने में कितना वर्क डन लगा, है ना, उसको बोलते हैं एक चार्ज को V इज इक्वल टू कितना वर्क डन लगा एक चार्ज को दूसरे पॉइंट पर ले जाने में, इसको बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यदि दो पॉइंट के बीच की मैं बात करेंगे, या तो ये इन्फिनिटी या दो पॉइंट के बीच की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल A और B, बस कुछ नहीं, इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूविंग, वही सब चीज है, सेम सारी चीजें। क्वेश्चन करें बिल्कुल सर, यहां पर क्वेश्चन देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दे रखा है, अब टू एंड ऑफ द टर्मिनल इज 220 वोल्ट, ठीक है, एंड द करंट थ्रू इट, अब उसमें जो करंट है वो कितना है, 0.5 एम्पियर का करंट दे रखा है। व्हाट वुड बी द करंट, कितना करंट होगा, करंट कितना होगा यदि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, 120 वोल्ट का हो जाता है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने एक ओम्स लॉ पढ़ा होगा जो कि अभी अपन डिस्कस करेंगे जस्ट इसके बाद, वो क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहां पर दिमाग ये लगाना, यहां पर V इज इक्वल टू आई आर आप करोगे, सारी चीजें ये करो, ठीक है, बस मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर चेंज हो रहा है करंट, यहां पर चेंज हो रहा है करंट। अब करंट चेंज हो रहा है, मगर करंट के चेंज होने से आप देखो यहां पर क्या होगा, यहां से निकालो रेजिस्टेंस, V अपॉन आई बराबर कितना हो जाएगा, R। V कितना है, 220 अपॉन 0.5 मतलब 5 ऊपर 0, एक और 0 लगा दो, ये R के बराबर हो जाएगा। और R का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 440 ओम, ठीक है, ये R का आंसर हो जाएगा, ये R इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सर इतना क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अब आपको क्या चाहिए, I, तो आपको भाई R मिल गया, V मिल गया, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब I किसके बराबर होगा, V अपॉन R इज इक्वल टू आई, तो V डालो कितना 120, R डालो, R की वैल्यू कितनी है 440, है ना, तो आप इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 2 4, ठीक है, ये आया। अब ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 0.2 समथिंग आएगा, 0.2 देख लो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज समथिंग लाइक दैट की 0.2। मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में भाई, देखो सही तरीके से पढ़ोगे ना तो सारी चीजें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है, कंसेप्ट यहां पर इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, आंसर से ज्यादा क्या अप्रोच लगा रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ओम्स लॉ अब भी देखेंगे, तो यहां पर अब ओम्स लॉ देखते हैं। देखो ओम्स लॉ कुछ नहीं, आपको V और I के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो करंट ज्यादा। अब जब ये साइन हटेगा तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी की साइन की जगह एक कांस्टेंट साइन आ जाता है। अब यहां पर जो कांस्टेंट है वो होता है R, मतलब रेजिस्टेंस। तो यहां से देखो आपका फॉर्मूला ये था V इज इक्वल टू आई आर, मगर इससे फॉर्मूले क्या क्या बने, एक तो बना क्या, V अपॉन R इज इक्वल टू आई, ठीक है, एक फॉर्मूला क्या बना, V अपॉन आई इज इक्वल टू R, ठीक है, और एक फॉर्मूला ये बना, तीन फॉर्मूले हैं, तो आप यहां से V भी निकाल सकते हो, I भी निकाल सकते हो, R भी निकाल सकते हो, ठीक, इतनी चीजें क्लियर है, यस सर क्लियर है। और ओम्स लॉ में सिर्फ कौन से रजिस्टर्स फॉलो होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन से, ओमिक लॉ, ठीक है, ओमिक लॉ यहाँ पर फॉलो, मतलब ओमिक कंडक्टर्स होते हैं सिर्फ वही फॉलो होते हैं यहाँ पर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वही सवाल है, यहाँ पर बोल रहे कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आखिरी में देखना क्या लिखा, सारे के सारे होमोजेनस मटेरियल ओबे करते हैं ओम्स लॉ को, इरेस्पेक्टिव वो मतलब किस रेंज में रखो, गलत है ये, मतलब ये सही आंसर है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे होमोजेनस मटेरियल थोड़ा ना करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं यही सिर्फ क्या करते हैं, यही उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन ND1 2023, ठीक है। अब यहाँ पर पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये कुछ और भी चीजें सीखनी पड़ेंगी, ये देखो उसके बाद अपन करेंगे। यहां पर एक चीज बता रहा हूं मैं तुमको, R जो है ना, रेजिस्टेंस है, यदि तुमने कोई वायर को खींचा तो उसकी क्या बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, है ना। अब लेंथ बढ़ेगी तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ पर देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, जो R है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो आप ऐसे बोल सकते हो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो R जब ये हटेगा तो एक प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पर रेजिस्टिविटी रो L अपॉन A, ये बन गया ये फॉर्मूला, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी रिलेशन हमारी यहाँ पर आकर तैयार होगी। तो आप मेरी बात सुनो, यदि क्वेश्चन में तुम्हारे को सिर्फ, अब यहाँ पर क्वेश्चन में करवाता हूँ, क्वेश्चन में ही बताऊंगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज 10 ओम, ठीक है, 10 ओम आपको वायर, रेजिस्टेंस का वायर दिया है, उस वायर को आपने स्ट्रेच करा है और उसकी लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई। अब बताना है कि करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, करंट पूछ रहा है, रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में ये कितना दे रखा है, 10 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, ओके 10 ओम यहां पर लिखो।
उसकी लेंथ को आपने डबल कर दिया, पहले यदि एल थी अब कितना हो गया, एल मल्टीप्लाई बाय 2, यहां पर लिख दो एल मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2L हो गया, ठीक है 2L हो गया। अब यहां पर हमको क्या बताना है कि करंट कितना होगा। अब नाउ लिसन टू मी केयरफुली, करंट कितना होगा मैं आपको समझाता हूं, कुछ मत करो। पहले पुराना क्या था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस था, बिल्कुल सर। अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आप पहले इसमें चेंज करो, तो नया रेजिस्टेंस में R इज इक्वल टू रो है तो L का क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर लोग क्या करेंगे, बस इतना करके छोड़ देंगे। भाई एक बात सुनना, यहां पर एरिया क्या होता है, तुम कॉमन सेंस लगाओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर होगा, एल इंटू क्या होगा, एल इंटू ए होगा ना, ये देखो एल इंटू ए होता है ना, तो एरिया यदि एल इंटू ए के बराबर है ना, एरिया देखो पूरा का पूरा वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम यदि एल इंटू ए के बराबर है, तो मेरी बात सुनो, यदि लेंथ तुमने बढ़ाई है तो एरिया तुमको कम करना पड़ेगा ना, बिल्कुल कम करना पड़ेगा। यदि उसको डबल करा है तो इसको कम करना पड़ेगा, अनलेस आपको क्वेश्चन में गिवन। तो यहां पर आपने क्या करा, a/2 कर दिया, ठीक है सर। तो ये ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ रो एल अपॉन ए, तो मतलब पुराने वाले के 4 गुना है। तो रेजिस्टेंस यदि 4 गुना बड़ा है, तो रेजिस्टेंस यदि बड़ा है तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा ना 4 गुना से, तो 1/4 हो जाएगा क्या, करंट पूछ रहा है, करंट, ठीक है। 4 टाइम्स नहीं होगा क्योंकि करंट पूछ रहा है, ठीक है। ये कैसे पता चला यार, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा ना भाई, तो रेजिस्टेंस बड़ा है तो ये कम हो जाएगा। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा ग्राफ है करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है करंट और वोल्टेज को, है ना, वोल्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर वेफर। देखो एक बात बता रहा हूं आपको, अरे ये वही चीज है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो तुम खुद देखो, काय में दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है। देखो V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है, मतलब सिर्फ इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली फाइन, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अब यहां पर आगे और देखते हैं, और वाले क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है कि लेंथ कितनी दे रखी है, देखो लेंथ दे रखी है, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और कितना ए रेजिस्टेंस है उसका, एल है ये, और ये ए है, और जो आर है यहाँ पर कितना है, एक्स है, ठीक है। अब वायर को क्या कर दिया है, वही सेम कहानी, वायर को डबल कर दिया आपने, वायर स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, अब यहाँ पर 2L कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो एरिया आपको बोला नहीं है, मगर इसको हाफ कर दो, तो तुमको अभी करके बताया था, यहाँ पर आर कितना जाएगा, 4 गुना, तो ये 4x हो जाएगा, तो आंसर सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस, ये ऊपर ही मैंने कहानी बता दी आपको। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर कहानी ऐसी चल रही है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही। तो आप कुछ मत करो, एक चीज को यहां पर कांस्टेंट लेट करो। आपको एक चीज पता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये चीज पता है, और यहां पर आपको ये भी पता है I इज इक्वल टू V अपॉन आर, यही होता है, बस ट्रांसपोज कर दिया। अब यहां पर एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको रेजिस्टेंस बताना है, आप कुछ मत करो भाई, कुछ मत करो, कुछ भी नहीं। आप क्या करो, इस चीज को, कोई भी चीज को, एक को कांस्टेंट, मैं क्या कर लेता हूं, V को कांस्टेंट ले लेता हूं, ठीक है सर, V को कांस्टेंट ले लो आप, ठीक है। नहीं, मैं I को कांस्टेंट ले लेता हूं, अच्छा ये करंट को मैंने कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, करंट को कांस्टेंट ले लिया मैंने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या करें, आई को कांस्टेंट, जिसको लेना है उसको ले लो यार, चलो वी को ले लो, ठीक है। ये वी को मैंने ऐसा करके कांस्टेंट ले लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब वी यहां पर, ये कौन सा है, V2 है ना, सबसे ज्यादा वी किसका है, V1 है, सबसे ज्यादा ऊपर वाला ये, ठीक है। ये तो करंट बता रहा है भाई, है ना, अपन ने कांस्टेंट का को वी को करा है, तो आप आई को देखोगे ना कौन सा ज्यादा है, तो I1 सबसे ज्यादा है, उसके बाद I3, फिर उसके बाद I2, ठीक है, I1 फिर I3 फिर I2, ठीक है, I1 फिर I3 फिर I2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सारा सीन हुआ। अब यदि एक बात कॉमन सेंस लगाओ, यदि इसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो सबसे कम इसमें रेजिस्टेंस होगा, सो I1 इज लेस देन R3 इज लेस देन R2। देख लो R1 सबसे छोटा कहाँ आ रहा है, R1 सबसे छोटा आ रहा है यहाँ, फिर क्या आ रहा है R3, है ना, फिर आ रहा है R2, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मजा आया, बिल्कुल सर, है ना। अब सर उसको भी कांस्टेंट, दूसरे वाले को कांस्टेंट लेकर सिखा दो, बिल्कुल सिखा देता हूँ भाई। ये देखो तुमने क्या करा, ये करंट को उठाकर कांस्टेंट कर लिया। अब करंट को कांस्टेंट कर लिया तो यहाँ पर अब करंट कांस्टेंट है, तो अब आप इसको V इज इक्वल टू आई आर लिखा है आपने, आप इसको क्या कर लो, आप इसको लिखो। अब ये देखो, अब आपने क्या करा, V आपने करंट को कांस्टेंट ले लिया, तो जिसका V ज्यादा उसका क्या ज्यादा, R ज्यादा, तो बस वैसी कंडीशन आपकी सेम यहाँ पर फॉलो हो जाएगी। चलो यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बताऊंगा भाई। ये देखो, ये सेकंड वाला तो उसके बाद ऐसा ही है कि दो रजिस्टर हैं R1 एंड R2, ठीक है। यहां पर एक है R1 और दूसरा है R2, ठीक है। ये दोनों के दोनों पैरेलली कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ओके। आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम थिकनेस, सेम मटेरियल और सेम थिकनेस से बने हुए, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि ए है तो इसका भी ए है ना। मगर क्या बोल रहा है, R2 की जो लेंथ है वो ट्वाइस दी R1 की लेंथ, मतलब R1 की लेंथ यदि L है तो इसकी कितनी है, 2L है, ठीक है सर। अब बताना है टोटल रेजिस्टेंस, तो बेसिक इतना तो पता होगा भाई कि पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1
प्लस 1/r2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर जो तुमको दे रखा है 1/r1, तो r1 कितना होगा, यहां पर होगा रो एल अपॉन ए, बिल्कुल होगा रो एल अपॉन ए। अब ध्यान से सुनना, यहां पर इसका क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 रो एल अपॉन ए। सर इस बार आपने एरिया में डिवाइड क्यों नहीं करा, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे गिवन है कि सेम थिकनेस। अब जब क्वेश्चन में सेम थिकनेस गिवन है तो फिर कैसे चेंज कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो एक बात मेरे को बताओ, यहां पर एक बात कॉमन सेंस से लगाओ, ये जो R1 यदि तुम्हारा ये है ना, और R2 तुम्हारा ये है, तो तुम R2 को क्या लिख सकते हो, R2 को आप 2 टाइम्स ऑफ R1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख देंगे। तो आप इसको क्या लिखो, 1/r1 प्लस यहां पर इसको क्या लिखो, 1/2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है सर, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने 1/r1 कॉमन ले लिया, यहां से 1 प्लस 1/2 आ गया, ये कितना हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1, ये कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ये क्या आ जाएगा, बस इसका उल्टा कर दो, ये आ जाएगा, यहां पर देखो r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2r1/3, तो 3r इज इक्वल टू 2r1। देख लो क्या आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आ गया ना एग्जैक्ट, या आया, मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में, इजी है यार, बहुत इजी है फिजिक्स। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सभी कुछ इजी है भाई, मेरे से पढ़ा है तो सब कुछ इजी, मैं सही बता रहा हूँ ऑनेस्टली, यदि पूरा फॉलो कर लिया ना, तुम्हारे को बढ़िया लेवल के सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब यहां पर क्या बोल रहा है, 50 ओम का क्या रेजिस्टेंस है, 5 इक्वल पार्ट्स में कटा हुआ है, देन उसको पैरेलल में लगाया। तो देखो 5 इक्वल में बांटा है, तो 5 हिस्सों में उसका क्या कर दो, रेजिस्टेंस बांट दो। तो पहले R1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, R3 कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, R4 कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, R5 कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो 1/r इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। ठीक है, अब फाइनली ये जो 1/r है ये कितना है, 5/10, और यहां पर कितना हो जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो r की वैल्यू 2। ठीक है, बहुत इजी है भाई। अब यहां पर क्या बोल रहा है, 3 इक्वल रेजिस्टर्स हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है ना, पैरेलल में कनेक्टेड है, द टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, भाई पैरेलल में है तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, है ना, इक्वल है। तो आप एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा, 3/r, है ना, इसको सही लिखोगे तो ये जो हमारा r डैश है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r/3, तो 1/3 हो जाएगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की, तो आप लिख दो 1/3, 3 टाइम्स नहीं होगा, 1/3 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इतने क्वेश्चन हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो सर्किट पर आ गए एग्जैक्टली अपन, ठीक है, सर्किट के ऊपर। भाई देखो ये बंदा जो है यहाँ पर, और इसमें फर्क पता काय का है, यहाँ पर फर्क है कमिटमेंट का। ठीक है, बस एक कमिटमेंट का फर्क है। ठीक है, कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड दैट कमिटमेंट मस्ट बी जेन्युइन। ठीक है, ये जो कमिटमेंट है ना ये जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई कर लिया फिर वो कमिटमेंट नहीं है, यही तो अंतर रहता है ना। देखो प्रॉमिस हर बंदा करता है, प्रॉमिस हर बंदा करेगा, बट मोर देन प्रॉमिस व्हाट मैटर्स आर दी एफर्ट्स। ठीक है, एफर्ट्स मैटर करते हैं, और एफर्ट्स ज्यादा से ज्यादा कभी प्रॉमिस से नहीं लगते हैं, है ना, एफर्ट्स लगते हैं कमिटमेंट से, है ना। सो आई डू नॉट बिलीव इन प्रोमिस एज मच, आई बिलीव इन कमिटमेंट। ठीक है, तो कमिटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि एक बार कमिट कर दिया है कि पूरा का पूरा सिलेबस यहां पर करवाना है, एकदम वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का सिलेबस आपको कंप्लीट करवाना है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने हैं, फॉर्मूला कैप्सूल करवाना है, पूरा फिजिक्स एक हफ्ते में तुम्हारे दिमाग में एकदम घुसेड़ देना है, तो पूरी चीजें वी आर डूइंग इट, और एक सेशन और पूरी चीजें खत्म बस। और क्या, ये सेकंड लास्ट सेशन है, नेक्स्ट सेशन में सारी चीजें कवर। ठीक है, अब यहां पर देखो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, आगे देखते हैं यहाँ पर पैरेलल वगैरह ये सारी चीजें तो तुमको पता है। यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है कि मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस काय में पता चलेगा यार, इसमें तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा 3/3, और ये हो जाएगा 1, ये कितना होगा 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। रुकना रुकना एक मिनट रुकना, है ना, ये 1 3/3 ये 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, और 2/3 3/2 तो 1.5, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। सबसे कम कौन सा है, ऊपर वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखो, आ, अब यहाँ पर कुछ ये तो तुम कर लोगे ये सारी चीजें, ये और ये कहाँ से पढ़ना है ये देखना है तो एकदम बेसिक वाले सेशन जो डालकर रखे ना यूट्यूब के ऊपर, उनको जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बढ़िया सवाल है भाई, एकदम हार्ट टचिंग क्वेश्चन। एक मिनट लैपटॉप मेरे को चार्जिंग में लगा देना, लगा देने देना, उसके बाद मैं ये डिकोड करवाता हूँ, बस 10 सेकंड, एक मिनट रुको। एकदम बढ़िया सवाल है भाई। चलो लेट मी ड्रिंक वाटर टू।
यार कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना मजा आ रहा है कि नहीं भाई पढ़ने में, ठीक है। देखो, ठीक है जेंटलमैन, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, यू नीड टू हैव अ क्लियर अटेंशन ओवर हियर। एकदम यहां पर ध्यान से सुनना जो भी चीजें मैं बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन है एनडी 1 2024 का, ठीक है। यहां पर क्या है कि यदि आप ये पूरा का पूरा ये पूरा कनेक्शन देखोगे, यहां से ये करंट निकला, फिर यहां पर निकला, फिर यहां पर निकला, और करंट यहां पर डिवाइड हो जाएगा। आपको सभी को पता है यहां पर जैसे ये ऐसा कंडीशन कभी भी ऐसी बनी रहती है, ये बनी हुई है, ठीक है, ये यहां पर बनी हुई है, और फिर ये सीरीज ऐसी बनी हुई है। कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो आप समझ जाते हो कि यहां पर जो करंट है ये क्या हो रहा है, करंट हो रहा है सर डिस्ट्रीब्यूट, करंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, कि यदि यहां की कंडीशन आपको यहां पर कितना देखो, यदि यहां पर 5 ओम का रेजिस्टेंस है और यहां पर कितने का 2 ओम का है और यहां पर 3 ओम का है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है रुकावट, रुकावट का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूसेंस, बैरियर, ठीक है। तो यहां पर 5 ओम का जो रेजिस्टर है ये ज्यादा रुकावट लगाएगा, उससे कम फिर 3 ओम, और 2 ओम ये वाला है, तो सबसे ज्यादा करंट कहां से फ्लो करेगा सर, जहां पर रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो 2 ओम है, यहां से निकल जाएगा। अब सर गलती से यदि कोई जीरो हो गया फिर क्या करेंगे सर, इसका मतलब तो यह है कि वहां से पूरा का पूरा जितना भी है, जितना भी करंट है वो पूरा निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा। तो फिर ये तीनों का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है आपसे, तो करंट पूछ रहा है। अब करंट कैसे निकालोगे, देखो करंट कैसे निकालोगे, आपको गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, ये देखो यू आर गिवन विद, पहली चीज आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है v, दैट इज इक्वल टू 10v, है ना। दूसरा आपको फाइंड क्या करना है, i फाइंड करना है। तो आप कैसे करो, v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आप r फाइंड करो ना, तीसरी चीज r फाइंड करो। अब ये तो सर्किट हट गया, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके लिए, देखो रेजिस्टेंस हम करंट के लिए देख रहे हैं, यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये 5 ओम और ये 5 ओम प्लस करना भाई, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 10, ये 10 आ गया, बिल्कुल सर 10 आ गया, और पोटेंशियल 10 है ना। अब आपको क्या चाहिए, I चाहिए, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, जो कि दोनों 10 अपॉन 10 है, तो 10 10 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका। मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में, बिल्कुल सर बहुत मजा आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया था। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये हल्के पतले क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला हूं भाई, ये इजी, ठीक है, ये डू इट बाय योरसेल्फ, जहां पर कहानी कठिन होगी वहां पर हम खड़े होंगे, ठीक है। ये सवाल देखो, ये है बढ़िया सवाल भाई, ठीक है। क्या बोल रहा है, अभी अभी ये मतलब पहली बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और देखो ये क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं आगे, मगर इसके बाद वाला ये है ना, ये हटा दो, है ना, ये मैं नहीं करवाने वाला भाई। ये सवाल ऐसे रहते हैं कि इनको करने से कोई मतलब नहीं, कई बार एक आध बार ऐसे सवाल आ जाते हैं ना जिसका सर पैर कुछ नहीं रहता है, ठीक है। आगे एक आध सवाल ऐसा वो डालेगा आपके काई को कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, मगर आपका जो जो फोकस है ना वो रिमेनिंग क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए। एक फॉर्मूला बता रहा हूं, मेरी बात याद रखियो सारे, एक याद रखना मेरी बात, यदि जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो और रियल पेपर तुम जीएटी का दोगे ना, यदि वहां पर यदि तुम्हारा कोई भी सवाल छूट रहा है ना, यदि तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बना और तुम उसको स्किप करके आगे बढ़ गए, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जेंटलमैन यू मस्ट हैव दैट फेथ इन यू, भरोसा होना चाहिए क्या, और खुश होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, ये होना चाहिए कि यार अननेसेसरी उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर टाइम हमने वेस्ट नहीं करा। तो आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि ये चीज मेरे से नहीं होगी, तो आने वाले सवाल हैं मैं उनके ऊपर और अच्छे से फोकस कर पाऊंगा, उनके ऊपर और टाइम दे पाऊंगा। छोड़ना सवाल भी एक बहुत बड़ा करेज है, अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये सवाल मेरे से नहीं होगा, छोड़ो, क्योंकि एक को छोड़ूंगा तो आगे मेरे पास इतने बंच ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन टू मी, वो सारे क्वेश्चन कर लूंगा। अब यहां पर देखो जो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ना, इसमें क्या देखना पड़ता है कि पहले तो देखो यहां पर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है कैसे, तुम देखो ये सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज इज अगेन एंड अगेन दे आर गेटिंग रिपीटेड, बार 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 रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सर बार बार रिपीट हो रहा है, बिल्कुल बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब यहां पर मेरी एक चीज देखना, यदि आप एक काम करो, लेट करो कि लेट दी इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो एक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, आपका इनफाइनाइट रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स है, बिल्कुल सर एक्स है। अब इतने सारे इनफाइनाइट तक है, अब मैं यदि एक बात बताऊं, यदि एक पेयर को हटा दो, ठीक है, यदि देखो अब यहां पर क्या, एक ये है, ये बन गया, और एक क्या बन गया यहाँ, बाकी के तो रिपीट हो रहे हैं ना, ये तो ए है और ये क्या है, बी है, बाकी के तो रिपीट हो रहे हैं। अब मैं बाकी बाकी के पैरेलल में होंगे ना ये, तो ये आर है, ठीक है सर, ये आर है। अब टोटल हमारा कितना है, एक्स है। तो यदि मैं गलती से बस ये दो पेयर, यदि नीले वाले एक पेयर ये, एक पेयर ये, बस ये एक पेयर हटा दो, तो एक बात बताओ, क्या इनफाइनाइट तक जिसका रेजिस्टेंस एक्स है उसमें कोई फर्क आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इसका भी एक्स हो जाएगा, बिल्कुल सर इसका भी एक्स। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, अरे ये दोनों काय में आ गए, अब ये दोनों तो मेरे बच्चे ये पैरेलल में है ना, इसको सॉल्व कर दे,
और ये फिर सीरीज में आ जाएगा कैसे, 1/r डैश निकाला, ये कितना आ जाएगा 1/r प्लस 1/x, बिल्कुल ये आ जाएगा। अब इसको क्या लिखोगे तुम, 1/r डैश इज इक्वल टू x प्लस r अपॉन एक्स आर, ये लिखोगे। अब r डैश किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर, इसके बराबर आ जाएगा। हाँ जी सर, ये इसके बराबर ये आ गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये r डैश आया। अब r डैश के बाद तुमको r डैश क्या मिल गया, इन दोनों, ये दोनों मिल गए, इसका कॉम्बिनेशन क्या आ गया r डैश। अब तो ये दोनों और ये सीरीज में आ जाएंगे ना, तो r स्टार जो तुमको चाहिए वो किसका बराबर होगा, r प्लस r डैश के बराबर होगा। और r प्लस r डैश की वैल्यू डाल दो एक्स आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस r। अब यही तुम्हारे को फाइंड करना है, अब कर दो और क्या, r की वैल्यू डाल दो 4, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4x प्लस 4 प्लस x। और एक बात बताओ, ये टोटल जो यदि अपन बात करें आर स्टार कंप्लीट, हमने कितना लिया था, x लिया था, तो मेरे भाई यहाँ x लिख दे। ये इक्वेशन बना 4 प्लस x, ये कितना हो जाएगा, रुकना अच्छे से कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, अब ऊपर ऊपर बताता हूं तुमको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस एक्स हो गया, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 16 प्लस 4x। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा x। अब सुनो, अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ पिंक कलर से बाद में। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4x। ठीक है, ये x कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओ तुम, क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, लगाओ, तुम्हारे को एग्जैक्ट आंसर आएगा बी। ठीक है, सीधा आंसर आएगा, लगा देना। समझ में आया, कैसा लगा, इजी सवाल था यार, है ना, बहुत इजी सवाल था। ये वाला क्या बोल रहा है कि देखो अब इसमें क्या करना है, 2 इक्वल रेजिस्टर आर आपको दिए हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, ओके। आपको वी दिया हुआ है 12 वोल्ट। ठीक है, आपको क्या करंट दिया हुआ है कितना 100 मिलीबार, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, ओके। आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अरे तो कितना इजी सवाल है भाई, आर की वैल्यू फाइंड करनी, मगर आर आर याद रखना, आर की वैल्यू फाइंड करनी। देखो मैं बताता हूं कैसे फाइंड करनी, सुनो। यहां पर आप करो आर की, अरे इजी सवाल है भाई, वी है, आई है और आर निकालना है ना, वी इज इक्वल टू आई आर से निकाल लेना, करवा रखा है। ठीक है, देखो इतनी चीजें क्लियर हैं, अब आगे बढ़ो। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो तुम लोग, इलेक्ट्रिक करंट वाला कंसेप्ट मैं तुमको दिखाता हूं, यहाँ पर क्या सवाल पूछा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन करने के लिए ऊपर यदि मैं बताता हूं आपको, ये जो जूल लॉ ऑफ हीटिंग है ना, ये क्या बोलता है, यदि तुमने कहीं पर भी, यदि द लॉ इंप्लाइज दैट, आपने कोई भी रेजिस्टर में जब क्या दोगे, करंट पास करोगे, एक्सेस में जब करंट पास करोगे, उसमें क्या हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अब ये जो हीट है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो ओवरऑल ये क्या है, आई स्क्वायर आर टी, तो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आया कैसे, देखो ये आया कैसे, देखो हीट की बात चल रही है, तो मैंने क्या बोला था, एक हीट हुई, एक एनर्जी हुई, एक वर्क डन, तीनों सेम है लगभग। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है, तो ये W है, तो इसको W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, तो V को आई आर लिख दिया, V इज इक्वल टू आई आर, और इसको आई टी लिख दिया, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो नीचे वाला क्या है, कि जो हीट है ना, वाटर इज हीटेड विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर, जो कि एक डोमेस्टिक सप्लाई से कनेक्टेड है। अब जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो काय के ऊपर डिपेंड होगा, मतलब जो हीट है वो काय के ऊपर डिपेंड होगी, सर आई स्क्वायर आर टी। तो करंट के ऊपर, टाइम के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर तो होगा नहीं, किसने कहा वोल्टेज के ऊपर नहीं होगा, ये फॉर्मूला आया है, यही वाला फॉर्मूला लगाया था ना, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जब पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया तब जाकर ये चीजें निकली है। तो किसने कहा पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, करेगा, तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए क्वेश्चन करवाया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखो, ये तुमको करंट दिया है 1 एम्पियर का। ठीक है सर, ये 1 एम्पियर का करंट दिया है, आपको एनर्जी दे रखी है, ठीक है, H कितना 2000 जूल की एनर्जी दे रखी है। अब क्या बोल रहा है, करंट को डबल कर दिया तो हीट क्या होगी, तो इट इज I, है ना, स्क्वायर आर टी, तो H यहाँ पर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डबल करा तो डबल हो जाएगा। किसने कहा डबल होगा, I की जगह तुम 2I लिखोगे, है ना, और इसका होल स्क्वायर होगा, तो ये 4I स्क्वायर आर टी हो जाएगा ना, 4 टाइम्स होगा, तो इसका 4 टाइम्स कितना होगा 8000, ना कि क्या होगा 2000। समझ में आया, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक पावर के सवाल में आपको करवा के बताता हूँ, बहुत इजी है इलेक्ट्रिक पावर, मजा आता है इसको करने में। देखो पावर पहले क्या होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि पर यूनिट टाइम में कंज्यूम हो रही है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है, ये सारी चीजें पता है आपको। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है, पहले मेरे ध्यान से सुनो। एक है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, याद कर लो, मैं तो सीधे बोल रहा हूँ। एक होता है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है, फिर है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, फिर है पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर।
ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये सवाल भाई माशाल्लाह क्या सवाल है, एकदम मजा आ जाता है ये सवाल में। देखो एंड इसमें क्योंकि ये कंसेप्ट इतना बढ़िया कंसेप्ट छुपा हुआ है ना कि मैं आपको बताऊंगा, आप बोलोगे सर क्या बढ़िया बात है। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, जेंटलमैन लिसन टू मी केयरफुली, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यू मस्ट हैव योर फुल फोकस हियर ओनली ऑन दिस क्वेश्चन एंड रिसेंटली इट हैज बीन आस्क्ड। यू आर गिवन विद द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 220 वोल्ट, यू आर गिवन विद द पावर दैट इज 80 वॉट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जब उसको ऑपरेट करा जाएगा 110 वोल्ट के ऊपर तो तुम्हारी पावर क्या होगी। सर एक काम करते हैं ना, क्या दिक्कत है, एकदम बेसिक फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू वी आई लगा देते हैं, यहां से I फाइंड करेंगे, वो यहां पर P इज इक्वल टू वी आई है, ये V हमको गिवन है, I यहां पर डालेंगे तो P हो जाएगा। मेरे भाई एक बात बताता हूं, एक बात सुन, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आया है ना, 220 से 110 हो गया, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो करंट में भी तो चेंज आएगा, करंट में भी चेंज आएगा ना, तो ये फिर ये वाला फॉर्मूला कहां से लगा दिए हो तुम, ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू यूज। तो सर ऐसी कौन सी चीज है जो कि कांस्टेंट रहेगी, अपन ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तब एक चीज कांस्टेंट रखी थी क्या, रेजिस्टेंस। तो ऐसा पावर का फॉर्मूला लगा भाई कि जिसमें क्या आता हो, रेजिस्टेंस आता हो, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर लगाना मेरे भाई, ये वाला फॉर्मूला लगा। देख अब भी आंसर आता है तुम्हारे को, 80 वोल्ट गिवन है, बिल्कुल इधर 220 मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन आर। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 1 जा ये, 2 2 जा 4, ये 1 1 0, ये आ गया। अब सुनो, अब क्या करना है आपको, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 11 मल्टी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 और 5 10 और ये आर की वैल्यू आ गई, बिल्कुल सही आ गई। अब इसकी वैल्यू को यहां पर डाल दो, वापस से यही फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, अब ऑरेंज कलर से कर लेते हैं। अब यहां पर देखो, वापस से जब ये फॉर्मूला लगाओगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आपको P फाइंड करना ना, ये 110 मल्टीप्लाई बाय 110, ओके। आर आपको कितना गिवन है, आर आपको गिवन है 605, आपने निकाला है, गिवन नहीं है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10। अब 11 से करें, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 1 0, तो कितना आया, 20 आ गया, 20 वॉट। ये देखो ये आंसर, समझ में आया, बढ़िया समझ में आया ना। देखो ये कंसेप्ट जो था ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आंसर तो हर कोई निकाल के बता देगा ऐसा ऐसा हुआ, ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, आपका डाउट क्लियर होना जरूरी था, उम्मीद कर रहा हूं सभी को क्लियर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये। अब यहां पर देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें आपको वॉट कितना 220 वोल्ट दे रखा है, करंट कितना है, करंट है 600 मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर मतलब कि 10 टू दी पावर -3 भी करना है भाई तेरे को, पावर तेरे को निकालनी। अब इसमें कर सकता है भाई, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, यहाँ है 220 मल्टीप्लाई बाय 600, इसमें डिवाइड कर दो, का आएगा 1000, ऐसे लिख दो 1 2 3 1 2 3, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 132। ठीक है, यही आएगा। वापस से देखो 220 मल्टीप्लाई बाय 110, ठीक है 1 2 3, बिल्कुल ठीक है, 6 12 13, 132, बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें से कौन सा है जो कि इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वी आई है, या वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, आई स्क्वायर आर है, ये बी नहीं है भाई, ये है ना, ये वाला बी नहीं है, आई स्क्वायर अपॉन आर नहीं है। तीन फॉर्म देखो, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक क्या पड़ा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, जो कि सबसे एकदम बेसिक फॉर्मूला था। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये यार तुम देखो, तुमको पावर दे रखी है, तुम्हारे को वी तुम्हारे को आई निकालना है यार, वही फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई निकाल दो, दोनों का ये मल्टीप्लाई। आपको क्या चाहिए, आपको करंट चाहिए, P अपॉन वी इज इक्वल टू आई हो जाएगा, इजी है, क्या ही बताऊं। ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है। यहां पर क्या है, द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर कंज्यूम्स 5 किलोवाट पावर, पावर कितनी है 5 किलोवाट, है ना, 5 किलोवाट, ठीक है ठीक है। अब यहां पर टाइम है, टाइम कितना दे रखा है, यहां पर देखो एक बढ़िया कंसेप्ट मैं तुमको सिखाता हूं और अलग तरीके से ये सवाल बता रहा हूं, है ना। मेरी बात एक एक बात मेरी ध्यान से सुनना, है ना। यहां पर पावर भाई तेरे को कितनी दे रखी है, 5 किलोवाट। तो सर आपने बोला था पहले इसको SI यूनिट में करो, ठीक है, ये 5000 वॉट हो गया, ठीक है सर। अब यहां पर टाइम कितना दे रखा है, 10 घंटे, तो इसको काय में करो, सेकंड में करो। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई, 3600, तो ये 10 इंटू 3600 कर दो, ठीक है ना, इतना करा। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कितनी कॉस्ट ऑफ एनर्जी होगी। तो आपको एक चीज पता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यस, और ये वर्क डन को अपन एनर्जी भी बोलते हैं। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। जी सर, ये भी बोल सकते हैं आप, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर यहां पर, अब सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
आपको बोला, आपको यदि ऐसा बोलेगा ना कि एक यूनिट का खर्चा, एक यूनिट का खर्चा यदि 4 रुपए है, तो भाई वो जो एक यूनिट है ना, उस एक यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर। तो यहां से जो तेरा आंसर चाहिए वो तेरे को काय में होना चाहिए, किलोवाट आवर में। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अब कैसे आएगा किलोवाट आवर में, जब पावर काय में लेगा, किलोवाट में, और टाइम लेगा आर में, तो मल्टीप्लाई करेगा तो किलोवाट आवर। तो तुम बोलोगे भैया जब ऑलरेडी किलोवाट में तुमको ये दे रखा था और टाइम 10 आर में दे रखा था, तो फिर इसकी वैल्यू आपने वॉट और टाइम में सेकंड में चेंज क्यों करी? अरे मेरे भाई इसलिए करा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, इसलिए करा। तो अब यहां पर क्या करोगे, यहां कर दो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितना हो जाएगा 50। ये इतनी एनर्जी हुई, मगर कितने दिन में, 30 दिन में। तो इसका मल्टीप्लाई कर, ये एक दिन की है, ठीक है, ये कितने 10 घंटा मतलब एक दिन की है पर डे, ये पर डे एक दिन की है, तो इसका 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ जाएगा, और इससे 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो इतनी पूरी कॉस्ट आ जाएगी। तो 4 3 12, 12 पंजे 60, और ये 6000 इसका आंसर है। मजा आया क्वेश्चन में, कंसेप्ट में सवाल तो ऐसे होते रहते हैं भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी खत्म, सारी चीजें जितनी भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे सारे क्लियर करवा दिए। अब बारी है मैग्नेटिज्म की। सीधे तुम्हारे को तो मैग्नेटिज्म के प्रीवियस क्वेश्चन लेकर जाता हूं, और पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म नहीं क्लियर करवाया तो मेरा नाम कपिल बिया नहीं, ठीक है, पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म, ठीक है। यहां पर देखो, और सीधा क्वेश्चन से करवाऊंगा भाई, पूरा का पूरा एकदम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के सारे कंसेप्ट क्लियर हुए ना, वैसे करके अपन सारी चीजें क्लियर करेंगे। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन बताऊं, 157, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 157। यहां पर यदि आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 157, यहां पर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है सर। तो यहां पर बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। हाँ जी बिल्कुल, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, है ना, ये स्टेटमेंट सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, बिल्कुल क्लोज्ड कर्व्स है। नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल कभी क्रॉस नहीं करती। एंड दे आर ओपन कर्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो सर मैग्नेटिक फील्ड क्या है जरा बता दो। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है मैं तुम्हारे को अच्छे से बताता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। अब ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में जाकर एंड होंगी। दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, पोल्स पर काफी ज्यादा होंगी और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। और जैसे ही बाहर दूर जाएंगे ना, ये क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरैक्ट नहीं करेंगी, कभी भी नहीं करती हैं, और यदि करती हैं इसका मतलब ये है कि उसके दो डायरेक्शन है और ये कभी पॉसिबल ही नहीं। दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल एट एनी केस। तो आप ये देखो यहां पर क्लियरली, हियर यू कैन सी जेंटलमैन, नियर दी पोल्स दे आर क्राउडेड, ठीक है, दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व, दे आर गेटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे आर इमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल, और कहां पर जाकर मर्ज हो रही है, साउथ पोल पर जाकर मर्ज हो रही है। हियर यू कैन सी, याद रखना एक चीज याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड का यदि तुमसे डायरेक्शन पूछेगा ना, डायरेक्शन यदि पूछेगा तो इसके दो डायरेक्शन, एक है नॉर्थ से साउथ और दूसरा है साउथ से नॉर्थ। ये जो नॉर्थ से साउथ है, इट इज द आउटसाइड द मैग्नेट, ये जो डायरेक्शन है मैग्नेट के बाहर है, और साउथ से नॉर्थ कहां है, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट। और अंदर जो होता है ना, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर पैरेलल, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। अब कौन सा क्वेश्चन करना है, आप क्वेश्चन फोड़ो, आप क्वेश्चन नंबर 147 देखो। क्वेश्चन नंबर 147 क्या बोल रहा है, ये देखो, एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, जिसमें करंट कितना जा रहा है, आई, ठीक है, करंट आई जा रहा है। मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉइल इज 0.1 टेस्ला, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल, यदि नंबर ऑफ टर्न्स वही डबल कर दिए और रेडियस हाफ कर दी, तो इसमें से कौन सी, मतलब जो नया मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो क्या होगा, मतलब नई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। इसके पहले कॉइल के बारे में जानते हैं ना, कॉइल के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को डिकोड करना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो यहां पर पहले अपन देखते हैं कॉइल की कैसे क्या सीन रहती है, ठीक है। तो यहां पर देखो कॉइल, देखो कॉइल ये है, देखो कॉइल मतलब कि सोलेनॉइड, बेसिकली सोलेनॉइड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सीधे यहीं पर देखो, यहां पर देखो, अब ये सीधे मैं पहले तुमको ये वाली कंडीशन पूरी बता देता हूं। देखो ये यदि मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो तीन चीजों के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कायम है, ठीक है, टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कायम है। स्टेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप, सोलेनॉइड, तीनों में से हमको देखना है। स्टेट कंडक्टर यहां पर बात करेंगे, ये सर्कुलर लूप और ये सोलेनॉइड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड, यदि स्टेट कंडक्टर की बात करेंगे तो स्टेट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये जो है ये डिफाइन कैसे है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर आर इन अ कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती है। ये जैसे स्टेट कंडक्टर है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है, इसके फॉर्म में होती है, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसका सेंटर कहां पर होता है, वायर के ऊपर लाई करता है, वायर के यहाँ पर सेंटर में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी बी है, ठीक है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। भाई करंट की वजह से मैंने, देखो क्यों, तुमने एक चीज सोची है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि बोथ कंसेप्ट आर रिलेटेड। यदि करंट यहां पर नहीं होगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगी, समझो आप मेरी बात को समझो। तो जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और देखो यहां पर रेडियस बढ़ते जा रहा है, ये रेडियस मतलब रेडियस नहीं है, ये डिस्टेंस है ना, रेडियस।
ये डिस्टेंस है, आर मतलब रेडियस नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब इसका डायरेक्शन पता कैसे चलेगा, ये पता चलता है, देखो राइट से शुरू करना, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, तो पहले अपन राइट की बात करेंगे, स्ट्रेट वायर में राइट की बात करेंगे, ये पता चलता है मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से, है ना, ऐसे, है ना, ऐसे करके, ऐसा राइट हैंड थंब। अब यहाँ पर ऊपर यदि तुम्हारा हाथ होगा तो कर्व कैसा बनेगा, इस डायरेक्शन में तुम्हारा कर्व बनेगा, मतलब ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कर्व है ना, बिल्कुल सर। यदि डायरेक्शन नॉर्थ में है, यदि उसका नॉर्थ में डायरेक्शन है करंट का, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, यदि साउथ में है तो क्लॉकवाइज, इसको मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल भी कहा जाता है। अब यदि आप सर्कुलर लूप की बात करोगे, यहां पर भी कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनता है, बिल्कुल, मगर यहां पर क्या होता है ना, कंसेंट्रिक सर्कल धीरे 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 जाकर बड़े बड़े होते जाते हैं, और जब आप लूप के सेंटर में जाओगे ना, यहां पर एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है। मैं मान रहा हूं कि मैं सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूं, मगर क्या अंदर से मेरे को ऐसा लगता है कि यार कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन तो मतलब करवा दो, आंसर हर कोई बता देता है, मगर उस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लग रहा है, इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। अब मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। अब यहां पर सर्कुलर लूप देखो क्या होता है, लूप जैसे एक टर्न ही है, ठीक है, टर्न, एक टर्न नंबर 1 ये आ गया, ठीक है, टर्न नंबर 2 ये आ गया, T2 ये आ गया, ऐसे करके यहां पर फॉर एग्जांपल और आ जाए 3 4, तो जितने ज्यादा टर्न होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्यों, क्योंकि उतने अलग अलग कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ठीक है, अलग अलग सर्कल्स बनेंगे। तो पहली बात तो करंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और दूसरी बात जब अपन सर्कुलर लूप की बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर है। अब आखिरी ये सोलेनोइड, सोलेनोइड की यदि अपन बात करें, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, स्ट्रेट वायर में बात करी, सर्कुलर लूप में बात करी, सोलेनोइड क्या होता है, एक ऐसी कॉइल है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर है, मतलब कॉपर वायर है, उसको बार 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 ऐसा लपेटा गया है और एकदम क्लोजली रैप करके उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब यहां पर जो सोलेनोइड के अराउंड जो फील्ड लाइंस होती है ना, ऐसी हैं जैसे बार मैग्नेट के अराउंड फील्ड लाइन होती है, एकदम सेम है, और ऐसा बिहेव करती है जैसे जो सोलेनोइड है ना, जैसे कि इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो, मतलब नॉर्थ पोल से निकलेगी, पूरा जो अभी मैग्नेटिक फील्ड वाली 5 कैरेक्टरिस्टिक बताई ना, वो यहां पर फॉलो करती। अब जैसे वही चीज बताई अभी, फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसके अंदर पैरेलल होती हैं, इसका मतलब ये है कि जो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो इनसाइड द सोलेनोइड हर जगह सेम है। ये बेसिक चीज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वो जो लूप था उसमें आपको डायरेक्शन बताना है और सोलेनोइड में बताना है, तो याद रखना, यदि एंटी क्लॉकवाइज है ना, यदि वो नॉर्थ पोल है ना, यदि वो नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल में एन आता है, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में एन आता है, ठीक है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है। यदि वो साउथ पोल है, यदि वो साउथ पोल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ पर है क्लॉकवाइज। और क्या करें भाई, सब तो बता रहे हैं। अब क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन था 147। अब देखो, रेडियस आर है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, और करंट आई है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कितना है, 0.1 टेस्ला। अब नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया। अब सुनो मेरी बात, यदि यहां तक क्वेश्चन गिवन होता ना सिर्फ, तो नंबर ऑफ टर्न्स बड़े करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बस मैं सीधा इससे मल्टीप्लाई कर देता 2 का 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.2 आंसर आ जाता, मगर नहीं। क्यों नहीं कर सकते ऐसा, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर आपको रेडियस भी हाफ करी है, तो अब आपको रेडियस का भी यहां पर इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है, याद कर लो, B इज इक्वल टू यू नॉट एन आई अपॉन 2R, ठीक है, ये है। तो यदि आपने क्या करा, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, और रेडियस को क्या करा, हाफ करा ना आपने, तो ये R/2, ये ऊपर जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा, तो ये 4 से मल्टीप्लाई का हो जाएगा 0.1 का, तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 टेस्ला। मजा आया सवाल सॉल्व, ठीक है। इतनी महाभारत सिर्फ एक सवाल के लिए नहीं बताई, ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, ठीक है। और मैं सारे इजी सवाल थोड़ा ना करवाता हूँ भाई, मैं कठिन करवाता हूँ। आई लाइक द चैलेंजेस, ठीक है, व्हेन द गोइंग गेट टफ द टफ गेट गोइंग, दिस व्हाट आई लाइक, ठीक है। यहाँ पर देखो 142 क्वेश्चन नंबर, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ द वायर, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है कोई भी करंट कैरिंग वायर की, वो काय के ऊपर डिपेंड करती है। देखो, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सर, ये सुनो, यहाँ पर काय के ऊपर डिपेंड करती है, एट पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस डिपेंड्स अपॉन, मेरी बात ध्यान से सुनो सर, ये करंट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, करंट के ऊपर डिपेंड्स अपॉन द करंट ऑफ द वायर, ठीक है। रेडियस दे रहा है तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं, टेम्परेचर भी आंसर होगा नहीं, नन ऑफ द। एक बात बताओ, यदि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बोल दिया है, तो तुमको तो पता है वो जो आर लिखा हुआ था ना, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, उस आर का मतलब क्या था, उस आर का मतलब रेडियस नहीं था, उस आर का मतलब डिस्टेंस था, तो ये रेडियस तो आंसर होगा नहीं, टेम्परेचर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 151 क्या बोल रहा है, सोलेनोइड वाला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना सोलेनोइड, डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। बिल्कुल सर, नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। सेकंड क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनोइड काय के ऊपर डिपेंड करता है, करंट कैरिंग। बिल्कुल यार, करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड होंगी। फिर क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनोइड डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड। भाई सुन,
सोलेनॉइड कितना बड़ा है, कितना उसका डायमीटर है, इसके ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सोलेनॉइड के डायमीटर के ऊपर तो बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ता है, तो थर्ड वाला नहीं है, ये 1 और 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 151। अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो 139। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो अब अपन काय के बारे में बात करने वाले हैं, यहां पर अब अपन एक बढ़िया चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। अब फोर्स के बारे में देखो, कभी भी वही क्या होता है, जैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से सुनना, ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है सर, ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक ऐसा करंट कैरिंग वायर रख दिया, ऐसा करंट कैरिंग वायर रख दिया, इसमें क्या था, करंट है, इसमें करंट है, इस करंट कैरिंग वायर आपने रख दिया। अब ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये क्या कर रहा है भाई, ये करंट कैरिंग वायर, इस करंट कैरिंग वायर को जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसके ऊपर लगेगा फोर्स, इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब यही फोर्स के बारे में स्टडी करना है कि ये फोर्स कैसा है, क्या है, फोर्स के बारे में यही फोर्स हमको जानना है। तो कभी भी ये जो फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट होगा ना, ये फोर्स डिपेंड किसके ऊपर करेगा, दो चीजों के ऊपर, एक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर और एक करंट के ऊपर, ठीक है। यदि आपको पता करना है कि फोर्स कैसा लगेगा, है ना, ये कैसे करते हैं, देखो पहला राइट हैंड थंब रूल ऑलरेडी डिस्कस कर रहे, अब लेफ्ट, लेफ्ट किसका आएगा, फ्लेमिंग का, ये आएगा फ्लेमिंग का ऊपर। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो भी राइट किसका आएगा, फ्लेमिंग का, मगर राइट आएगा। तो पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, तो यहां पर ये फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है। अब इसमें जो थंब है ना, इसमें जो थंब है, इसका मतलब क्या है, फोर्स, ठीक है। इसमें जो मिडिल फिंगर है, इसका मतलब क्या है, करंट, ठीक है। और इसमें जो फोर फिंगर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बात सुनो, जब आप सभी को परपेंडिकुलर, ये चीज तो तुमको पता होगी, सेशन में बता रखा है, सभी को जब आप परपेंडिकुलर करोगे ना, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट के ऊपर भी करती है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। जब आप इसको परपेंडिकुलर रखोगे ना, डेफिनेटली आपको इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। और जब डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों जब परपेंडिकुलर होंगे ना, उस टाइम पर फोर्स मैक्सिमम होगा। मगर जब फोर्स तुम्हारा जीरो कब होगा, देखो यदि तुमने इसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया, भाई तुमने उठाया है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ है ये साउथ है ऐसी थी, तुमने उठाया वो वायर को ऐसा रख दिया, अब करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, अब करंट तो पैरेलल है, तो यहां पर फोर्स जो होगा ना वो जीरो होगा, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा, जब परपेंडिकुलर होगा, जीरो कब होगा, जब पैरेलल होगा। इतनी चीजें क्लियर है, बिल्कुल सर। अब यहां पर अपन क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय बार मैग्नेट, जो आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सुनो मेरी बात, यदि फोर्स को तुमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मतलब यूनिफॉर्म रखा मतलब पैरेलल रखा, तो यहां पर जीरो है ना, उसमें कोई भी चेंज ही नहीं आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, समझ में आया, बिल्कुल। अब क्वेश्चन देखो तुम लोग कौन सा, 130 है ना, क्वेश्चन 130 क्या बोल रहा है, एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के सवाल देख रहे हो, और सारे सवाल तुम कर पा रहे हो, मैं सारे कठिन सवाल बता रहा हूं तुमको मैग्नेटिक फील्ड के। इन अ सोलेनॉइड द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर इज आई, द नंबर ऑफ टर्न्स इज एन, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड है बी, ओके। इतना कुछ भी नहीं बताया, करंट आई बताया है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है और मैग्नेटिक फील्ड बी है। यदि नंबर ऑफ टर्न्स को आपने कितना कर दिया, 2n कर दिया, तो सोलेनॉइड में, अरे नंबर ऑफ टर्न्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेना मेरे भाई। यदि नंबर, इफ यू हैव enhanced the number of turns, then definitely the magnetic field of the solenoid it is also going to be increased। तो ये दो टाइम करा है, तो ये भी दो गुना हो जाएगी ना, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मतलब यूपीएससी खेलता है, मैं मान रहा हूं, मगर सारे सवाल में नहीं खेलता, उसकी वर्डिंग्स थोड़ी कठिन रहती है। ये सवाल जो था, ये 4 लाइन का सवाल था, ठीक है, इसकी वर्डिंग्स में थोड़ा आपको कंफ्यूजन लगा होगा, मगर इजीली यू नो वी कैन स्कैटर, वी कैन सेपरेटाइज ईच एंड एवरीथिंग, एकदम इजी है ये क्वेश्चन। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 167, ये है क्वेश्चन नंबर 167। क्या बोल रहा है, इमेजिन अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर विद मैग्नेटिक फील्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। हमको क्या करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर दिया है, स्टेट कंडक्टर, और यहां पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज राइट। अब देखो कभी भी स्टेट कंडक्टर की बोल रहे ना, तो पहले हमने काय का स्टेट से ही शुरुआत करी थी, और वो राइट हैंड रूल था, और राइट हैंड रूल कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज जब ऊपर होगा अपवर्ड के डायरेक्शन में, तो लेफ्ट वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं, पहली बात तो राइट वाले होंगे, और यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप अपना थंब ऐसा रखोगे, ऐसे ऐसे आपकी फिंगर जाएगी, ठीक है, और यहां पर ये आपका थंब ऊपर जाएगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, 167। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 158 देखो, यहां पर क्या है, आपको प्रोटॉन का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। देखो कभी भी प्रोटॉन का डायरेक्शन है ना, ये करंट का डायरेक्शन है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन के जस्ट ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ठीक है। और आपको तो पता है इलेक्ट्रॉन और करंट ऑपोजिट है, तो ये करंट का डायरेक्शन आपको दिया है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब प्रोटॉन एंटर कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होगा, आप कॉमन सेंस से लगाओ। अब यहां पर क्या करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन, यहां पर क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल लगेगा ना, जो अभी पढ़ा हमने। अब लेफ्ट हैंड रूल आप खुद लगा कर देखो, यदि आप देखोगे यहां पर करंट कहां पर जा रहा है, करंट उधर जा रहा है, करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की तरह, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, ये देखो ये इधर है ना, और ये इधर, और आपका थंब कैसा नीचे जाएगा, तो इनटू द पेज जाएगा भाई। लेफ्ट हैंड रूल मैं खुद इधर लगा कर देख रहा हूं,
करंट कौन सा है? ये है, नहीं रुकना, 1 मिनट रुकना। करंट कहाँ पर है? उस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट इधर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये क्या है? ये नीचे है फोर्स, याद रखना ये फोर्स है, तो ये फोर्स है इनटू द पेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 158। ओके सर, नाउ कम टू द क्वेश्चन 168। ये क्वेश्चन नंबर 160, एक ऐसी डिवाइस जो कि प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक करंट। देखो सुनो मेरी बात, एमीटर क्या करता है? एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को क्या करता है? मेजर करता है, ठीक है। करंट की प्रेजेंस को कौन पता चलाता है? प्रेजेंस को, करंट की प्रेजेंस को पता चलाता है गैल्वेनोमीटर। और करंट को प्रोड्यूस कौन करता है? करंट को प्रोड्यूस करता है मोटर। समझ में आया? तीनों क्वेश्चन बढ़िया है। मोटर करेगा प्रोड्यूस, एमीटर करेगा मेजर, और गैल्वेनोमीटर करेगा प्रेजेंस को डिटेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 168 था। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोड्यूस करने का काम मोटर का है। अरे मोटर कहां से भाई? मोटर कहां से? ए, मोटर नहीं, जनरेटर है ना, जनरेटर। ये प्रोड्यूस, जनरेटर जनरेट करेगा ना इलेक्ट्रिक करंट। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 168। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 136। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 136 देखो। इंडक्टेंस H इसकी हेनरी होती है, याद करने वाली चीज है ये तो। 138 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेटअप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, है ना, क्या करेगा? सेटअप ट्रांसफर इंक्रीज करेगा वोल्टेज को, और क्या करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, ये तो इजी क्वेश्चन है यार, ये इनको याद ही करा जाता है इन चीजों को। अब क्वेश्चन नंबर ये देखो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर है। तो अपन पहले क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखो अभी अपन क्या कर रहे थे? फोर्स जनरेट कर रहे थे। जब अपन फोर्स को जनरेट करने की, देखो मैं आराम से बता रहा हूं तुमको, दो चीजें हैं। स्टार्टिंग में जब पहली चीज पढ़ी उसमें क्या करा? स्ट्रेट वायर था, है ना, उसमें क्या लगाया आपने? मैक्सवेल का रूल लगाया। इस मैक्सवेल का कौन सा? राइट हैंड, ठीक है, आपने राइट हैंड लगाया। दूसरा, जब आपने क्या करा, आपने उस समय नॉर्मली जब बात करी, ठीक है, उसमें जब आपको काय के बारे में, करंट के बारे में जानना, फोर्स के बारे में जानना था, तो आपने क्या करा? फ्लेमिंग का रूल लगाया, और फ्लेमिंग का कौन सा? लेफ्ट लगाया। अब तीसरे केस में अब आप क्या करोगे पता? आप करंट को जनरेट करोगे, और ये जो करंट होगा ये कौन सा होगा पता? करंट इंड्यूस्ड होगा। दिस इज गोइंग टू बी इंड्यूस्ड करंट। अब यहां पर भी फ्लेमिंग का रूल लगेगा, मगर कौन सा? राइट वाला फ्लेमिंग का रूल लगेगा, ठीक है। सब कुछ सेम है, सब कुछ, वो जितनी भी फिंगर्स है वो सेम साइन शो करेंगी, बट द थिंग इज दैट जो दैट करंट वाली फिंगर थी वो क्या है? अब यहां पर इंड्यूस्ड करंट बताएगी। कौन से? इंड्यूस्ड करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और जो फिनोमेना लग रहा है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और इसको किसने डिस्कवर करा था? माइकल फैराडे ने इसको डिस्कवर करा था। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से पता चलता है। और किस तरीके से आप इसको इंड्यूस कर सकते हो? या तो कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रख दो, या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो उसके अराउंड। ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना है क्या बताता है? रेजिस्टेंस एंड कॉइल। रेजिस्टेंस बताएगा क्या? नहीं। करंट एंड कॉइल बताएगा। करंट तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस या मैग्नेटिक फील्ड चेंज। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब और कौन सा क्वेश्चन करवाऊं? ये वाला देखो तुम, आखिरी वाला देखो। इधर भी एक अच्छा क्वेश्चन है 175। ठीक है, 175 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 175 सवाल ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड देखो, राइट लेफ्ट राइट मतलब आखिरी वाला, इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब शो कर रहा है क्या? थंब शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर, तो मिडिल फिंगर क्या करेगी? यहां करंट नहीं करेगी, यहां पर इंड्यूस्ड करंट। इसलिए मैं बोल रहा हूं था, इसलिए दैट इज द ओनली रीजन आई वाज इंस्ट्रक्टिंग यू ऑल देयर कि आप एकदम से इनको याद कर लो। याद कर लेते हो तो आपकी जो मतलब टाइमिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत जल्दी मतलब कम हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बोलने वाला। ठीक है, हम नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 140। और कठिन कौन ये देखो, ये वाला देखना जरा। एक क्वेश्चन आ रखा है भाई, ये पता होना चाहिए, है ना। रेड वायर आपका लाइव वायर है, ठीक है, ग्रीन मगर न्यूट्रल नहीं है, ग्रीन ग्राउंड वायर है, और ब्लैक नहीं, ये मगर ये भी गलत है। रेड लाइव वायर, ग्रीन ग्राउंड वायर, ग्रीन और ब्लैक न्यूट्रल। अबे न्यूट्रल और हाँ, सही है सही है। ग्रीन ग्राउंड वायर है और ब्लैक, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 हो गया। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 152। क्या बोल रहा है? फ्यूज। भाई फ्यूज तुम पढ़ लो यार, फ्यूज थोड़ा देख लो यहाँ पर जरा, मैं तुमको फ्यूज के बारे में बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर फ्यूज के बारे में देखो, पहली बात तो एक रेड कलर का लाइव वायर होता है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का होता है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, याद रखना। ब्लैक कलर का जो वायर होता है उसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, इट हैज द पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। ठीक है, एक अर्थ वायर होता है, ये ग्रीन कलर का वायर होता है, ऊपर लगाया जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे। अब देखो यहाँ पर फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, टिन और लेड से मिलकर बनती है, लो मेल्टिंग पॉइंट, और ये ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाती है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट क्या है, पहले ये क्वेश्चन करो। इसका क्या देखो, फ्यूज का यदि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा कर दिया तो भाई वो पिघलेगा ही नहीं,
और उसमें से यदि जो फ्यूज है उसमें से जो वायर निकल रहा है उसमें से करंट फ्लो करता है, तभी तो ज्यादा फ्लो करेगा, तभी तो वो ब्रेक हो जाता है, तो मतलब फ्लो करता है तो इंसुलेटर तो होगा नहीं, क्योंकि फ्लो करता है करंट। और हाई मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो जल्दी से ब्रेक नहीं होगा भाई, पूरा का पूरा करंट चला जाएगा, पूरा घर का सर्किट उड़ जाएगा। तो लो मेल्टिंग पॉइंट ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद और फ्यूज का सवाल करवाता हूं, देखो तुम्हारा फ्यूज ही क्लियर करवा देता हूं, ठीक है। ये देखो 105 फ्यूज इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लो, भाई ये पहली चीज ही सही है, जब एक्सेसिव करंट फ्लो कर जाता है ताकि उसको ब्रेक कर सके। अब क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो 91, ये वाला क्या बोल रहा है कि मेटल यूज टू मेक वायर्स फॉर सेफ्टी फ्यूज, उसमें क्या होना चाहिए। देखो यहां पर सीन ऐसा है कि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए, इसलिए इसका यूज करें हाई रेजिस्टिविटी। क्यों भाई, ऐसा क्यों, अलॉय थोड़ी ना है। लो रेजिस्टिविटी लो मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टिविटी लो मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर है। अब यहां पर देखो 91 के बाद क्या देखो, क्वेश्चन नंबर तुम देखो 102। अब शॉर्ट सर्किट आ गया। शॉर्ट सर्किट क्या होता है मैं तुमको बता रहा हूं, देखो शॉर्ट सर्किट का सीन क्या है, एक होता है न्यूट्रल वायर, एक होता है लाइव वायर, ठीक है, अच्छे से बता रहा हूं ध्यान से सुनो। एक है न्यूट्रल वायर, यस सर, और एक है लाइव वायर। जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, है ना, कांटेक्ट में आ गए, इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। अब ये जो शॉर्ट सर्किट होगा इसकी वजह से रेजिस्टेंस हो जाएगा जीरो, और जैसे ही रेजिस्टेंस जीरो हुआ खूब करंट फ्लो करेगा, खूब, जिसकी वजह से इवन आग भी लग सकती है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, तुमने क्या करा, खूब बड़े बड़े अप्लायंसेस एक ही टाइम पर क्या करने लगे, यूज करने लगे, इसको बोलेंगे ओवरलोडिंग, ठीक है। इससे क्या होगा, वायर हीट अप हो जाएंगे और हो सकता है इससे भी आग लग जाए। तो अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पर क्या होता है, जो करंट फ्लो कर रहा है भाई ये एकदम इंक्रीज हो जाता है, एकदम इंस्टेंटेनियसली एकदम इंक्रीज हो जाएगा। 102 क्लियर है। अब यहां पर देखो 162 क्वेश्चन नंबर 162 क्या बोल रहा है कि व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर द करंट क्या हो जाता है, वापस से सेम क्वेश्चन भाई 2020 में रिपीट हुआ है, इंक्रीज हो जाता है सब्सटेंशियली। तो जेंटलमैन सारे के सारे सवाल मैंने आपको यहां पर करवा दिए, यू नो ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी हैव डिकोडेड हियर। तो पहली जो स्लाइड थी जहां पर अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, वी वर डिस्कसिंग कि किसी तरीके से भी इलेक्ट्रिसिटी खत्म करना है, नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी, हम लोगों ने मैग्नेटिज्म भी खत्म कर दिया है। आई होप सारी की सारी चीजें तुमको समझ में आई होंगी, ठीक है। बढ़िया कंसेप्ट भी मैंने आपको साथ में बताया, ठीक है। आई हैव गिवन माई बेस्ट द वे एवरी टाइम आई गिव, ठीक है। सारी चीजें तुमको क्लियर हो गई होंगी, बढ़िया प्रॉपर नोट्स बना लेना जो कंसेप्ट आपको नया लगा, जो अप्रोच आपको नहीं लगी। थैंक यू वेरी मच। टुमारो देयर विल कम द लास्ट सेशन ऑफ फिजिक्स, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे अपन काय के, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के एंड साउंड एंड वेव्स के। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।